कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं रुचि आपका सोशियोलॉजी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कल हम लोगों ने अपना प्रैक्टिस सेट 4 देख लिया था। नाइट में आप लोगों को मिल गया होगा। नहीं, जिस किसी ने अभी तक सॉल्व नहीं किया है तो वो आज देख लेंगे क्लास को, प्रैक्टिस सेट 4। उसी का पार्ट भी करके मैं उसके आगे के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो अभी स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम गवाए हुए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, सामाजिकरण आरंभ होता है। तो घर में, पड़ोस में, विद्यालय में, कॉलेज में, सभी जगह सामाजिकरण होता है, लेकिन इसमें प्राथमिक पूछा गया है कहाँ से आरंभ होता है। बच्चा सबसे पहले घर में होता है, तो बहुत डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, सबको बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परिवार को वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति मिलती है, मतलब ऐसा कब होता है जब परिवार के जो वृद्धजन हैं उनको वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति मिलेगी। जब बच्चे घर छोड़ देते हैं, जब बच्चे स्थापित हो जाते हैं, जब घर का मुखिया अपना व्यवसाय छोड़ दे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब बच्चे घर छोड़ देंगे तो इससे परिवार को वित्तीय जिम्मेदारी से तो मुक्ति नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। और जब घर का मुखिया अपना व्यवसाय छोड़ देगा तो इससे तो और दिक्कतें बढ़ेंगी। वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। ऑप्शन बी सही है, जब बच्चे स्थापित हो जाते हैं। स्थापित हो जाने का मतलब है जब नौकरी लग जाती है, कोई बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, खुद कमाने लग जाते हैं, उसको स्थापित होना बोलते हैं। बोलते हैं ना अपने पैरों पर खड़ा हो गया, उसको ही स्थापित होना बोला गया है यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है? आपको बीमारी बतानी है RMAB की दवा जो है कौन सी बीमारी में यूज़ होती है। तो सबसे पहले मलेरिया की बात कर लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। मलेरिया रोधी, रेबीज़ रोधी, डेंगू रोधी, मधुमेह रोधी। तो जो RMAB है वो रेबीज़ रोधी दवा है। तो हम लोग पहले रेबीज़ रोधी इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं, फिर बाकी विकल्प भी देख लेंगे। तो मलेरिया रोधी दवाई होती है कुनैन, जो कि सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है, सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होती है। कुनैन है दवा, बहुत फेमस दवा है और काफ़ी अच्छी, मतलब इसको कई बार पेपर में पूछा गया है इस क्वेश्चन को। तो आप लोग सिनकोना याद रखेंगे, कुनैन दवा याद रखेंगे। सिनकोना के पौधे से प्राप्त होती है, मलेरिया रोधी दवाई है। और डेंगू के लिए हम लोग याद करते हैं तो एक पुनर्वक करके दवाई आती है, वो डेंगू में बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाती है। छाल होता है, हमारे यहाँ देसी उपचार जो होते हैं डेंगू के लिए वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं लाभान्वित होते हैं डेंगू के लिए। और मधुमेह रोग भी, टेंशन कम लेना और कुछ क्या कहते हैं दवाइयाँ जो देसी नुस्खे होते हैं उनको प्रयोग करके भी मधुमेह को ठीक किया जाता है। तो मधुमेह तो कभी पूर्णतः सही होने वाला रोग वैसे नहीं है, लेकिन हाँ इसके जो भी हम लोग प्रिकॉशंस यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे छुटकारा मिलता है बहुत अच्छी मात्रा में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? आपको क्वेश्चन देखना है, कैंसर का कारण नहीं है वो बताना है। पर्यावरणीय कारक, आनुवांशिक उत्परिवर्तन, आनुवांशिक संशोधन और ट्रांसमिशन। तो पर्यावरणीय कारक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आपको पता होगा ओजोन जो परत है वो क्षरित हो रही थी तो कहीं ना कहीं स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ रहे थे। तो इसमें कैंसर लिखा है, प्रकार नहीं लिखा है, तो उससे भी होता है। आनुवांशिक उत्परिवर्तन से भी हो सकता है, जेनेटिक भी किसी किसी में कैंसर आता है। और आनुवांशिक संशोधन के द्वारा भी हो सकता है, लेकिन ट्रांसमिशन के द्वारा कैंसर नहीं हो सकता कि ट्रांसप्लांट कुछ किया तो उसके थ्रू कैंसर हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण हे बुखार होता है? तो एक आपको नीचे ऑप्शन दिए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, विशिष्ट कर्णमय पदार्थ और परागकण। तो जो आपको ऑप्शंस दिए हैं इसमें आपको बताना है कि किसकी उपस्थिति के कारण हे बुखार होता है। तो जो हे बुखार है वो परागकणों की उपस्थिति से होता है। परागकण क्या होते हैं पहले ये जान लीजिए। जो पौधे होते हैं तो पौधों में जो लैंगिक क्रिया होती है वो परागकण के माध्यम से ही होती है। पुरुष जननांग के परागकण उड़ के स्त्री के जो अंडाशय के ऊपर जो ग्लू जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है उस पर चिपक जाते हैं आके। पौधों की बात हो रही है, पौधों की बात है, तो उनमें ही परागकण जो आते हैं चिपक जाते हैं। तो जब वो वायु में रहते हैं और इंसान उसको श्वसन के थ्रू अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करता है तो हे बुखार आता है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। परागकण क्या है? पौधे में जो होते हैं उनको बोलते हैं परागकण। बी पैरेटो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को लोमड़ी और शेर के वृत्तांत के आधार पर वर्णित किया है। इसका संबंध सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से है? अब ये क्वेश्चन इतना डीप है ना कि आप लोग इसको अगर मैं बताऊं, सामाजिक परिवर्तन का बी पैरेटो का सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा था। अभिजात और गैर अभिजात वर्ग का सिद्धांत जो था बी पैरेटो ने दिया था, आपको पता है, मैंने पढ़ाया था परिवर्तन वाली क्लास में। उस सिद्धांत में भी 3 से 4
प्रकार हैं और उसमें से एक उठा के पूछा गया है आपसे लोमड़ी और शेर वाला, ठीक है ना। तो पहले तो मैं लोमड़ी और शेर का कॉन्सेप्ट आपको समझा देती हूँ, क्योंकि अगर मैंने कराया नहीं है तो इस क्वेश्चन के थ्रू मुझे जहाँ जहाँ लगेगी ज़रूरत आपको समझना चाहिए, मैं आपको समझाती चल रही हूँ। तो लोमड़ी और शेर का कॉन्सेप्ट विपरेटो ने माना है कि जो शेर होता है अभिजात वर्ग होता है, यानी कि इलाइट वर्ग होता है, और जो लोमड़ी है नॉन इलाइट वर्ग है, यानी कि एक मजदूर वर्ग को लोमड़ी से तुलना की है उन्होंने। तो क्या होता है कि ये चक्र चलता है, कभी मजदूर इलाइट वर्ग बनेगा और कभी जो राजा है वो मजदूर बनेगा, यानी कि नॉन इलाइट वर्ग बनेगा। तो इसकी बात करते हैं। और जो इन्होंने लोमड़ी और शेर का कॉन्सेप्ट है ना, वो शेक्सपियर के द प्रिंस मैकियावेली के द प्रिंस उपन्यास से लिया है, ठीक है। तो मैकियावेली याद रखेंगे, द प्रिंस उपन्यास से लोमड़ी और शेर का कॉन्सेप्ट किसने लिया है? बी पैरेटो ने लिया है अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में। वो भी कौन सा सिद्धांत? अभिजात वर्ग का सिद्धांत, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। उद्विकासीय सिद्धांत, नव उद्विकासीय सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और चक्रीय सिद्धांत। तो जो बी पैरेटो का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है ना, अभिजात वर्ग का चक्रीय सिद्धांत है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि चक्र चलता है कि अमीर कभी गरीब होगा, गरीब कभी अमीर होगा, जो भी मैं बता रही थी इलाइट और नॉन इलाइट वर्ग वाली बात, तो वही है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, चक्रीय सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संघर्ष में उन सभी गतिविधियों का समावेश होता है जिनके द्वारा व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो संघर्ष क्या है? उन गतिविधियों का है जिसमें एक दूसरे का विशेष उद्देश्य, कहीं ना कहीं अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हर कोई संघर्ष कर रहा है, एक दूसरे का विरोध करता है। कोई कहता है भर्ती आनी चाहिए, कोई कहता है नहीं आनी चाहिए, सबके अपने अपने हित हैं इस चीज़ में छिपे हुए। सरकार का अपना हित है, वो नहीं दे रही है, और बच्चों का अपना हित है कि वो इसके लिए विरोध के लिए खड़े होना चाहते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को मैं आपकी भर्ती से इसलिए जोड़ के बोल रही हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझ में है, ठीक है ना। तो ये परिभाषा किसने दी है? तो हम लोग को परिभाषा बतानी है किसने दी है, तो ये मैकाइवर और पेज ने दी है, संघर्ष की दी है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गरीबी के प्रमुख कारण है, तो गरीबी के कारण बताने हैं आपको कौन कौन से हैं। जनसंख्या का दबाव, बिल्कुल है, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो गरीबी अपने आप बढ़ जाएगी। निम्न पूंजी का निर्माण, बिल्कुल निम्न पूंजी का निर्माण इसलिए हो जाएगा क्योंकि जब देश में अर्थव्यवस्था ही वीक हो जाएगी, कमजोर होगी, तो पूंजी का निर्माण नहीं होगा, लोग गरीब हो जाएंगे। मांग का अभाव, मांग का अभाव का मतलब है कि जिस चीज़ की आवश्यकता है उसका मांग अभाव हो रहा है, और जिसकी नहीं आवश्यकता है उसका चलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो मांग का अभाव भी है। कहीं ना कहीं हम लोग दिखावे की दुनिया में जीने लग गए हैं, तो जो आवश्यकताएं हैं रोटी और कपड़ा मकान, इनसे बहुत दूर भाग चुके हैं हम लोग। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है यहाँ पे, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? आपको बताना है कि जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। शिक्षा को बढ़ावा देकर, कम जनसंख्या के फायदों को बताकर, बेहतर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं द्वारा, बिल्कुल तीनों ऑप्शन सही है आपका। और क्या कहते हैं, शिक्षा को बढ़ावा देकर भी हो जाएगा, कम जनसंख्या के फायदे भी लोगों को बताए जाएंगे, तभी लोग जनसंख्या कम करने के बारे में सोचेंगे, वरना तो पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ ही रही है। इंडिया टॉप 1 पे आ चुका है, रैंक 1 मिल चुका है इंडिया को पॉपुलेशन के मामले में, वो भी यूएनओ ने दिया है। अगर आप जनसंख्या के आधार पर जाएंगे या जनगणना के आधार पर जाएंगे भी, तो जनगणना आंकड़े नहीं है, यूएनओ ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है 2023 में। उसने बोला है भारत जनसंख्या के मामले में चीन से भी अधिक, मतलब चीन से भी ऊपर स्थान पर पहुंच गया, यानी कि प्रथम स्थान पे आ गया है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। जो बातें मैं आपको बता रही हैं, कहीं ना कहीं अगर आपके कानों में पड़ रही हैं वो चीज़ें, तो आप पेपर में कर ले जाएंगे क्वेश्चन, अगर इसके इर्द गिर्द भी देखने को मिलता है तो। इसलिए मैं जो चीज़ें मुझे रिलेटिव लगती हैं मैं बोलती जा रही हूँ यहाँ पे। नई जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? तो जनसंख्या नीति आपको पता है 2000 में आई थी, लेकिन यहाँ आपको कन्फ्यूज़ किया जा रहा है, मंथ का नाम इतने मतलब कनेक्टेड मंथ दिए हैं, तो फरवरी 2000 में आई थी। आपको बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वाई डेट और मंथ याद करके रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जननी सुरक्षा योजना के संदर्भ में असत्य कथन छाटिए। इसका लक्ष्य संस्थागत प्रसव की दर को बढ़ाना है। इस योजना में नकद सहायता का प्रावधान है। इसका लक्ष्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है। इस योजना में केंद्र राज्य भागीदारी 60 अनुपात है, यहाँ पर पॉइंट लगा, अनुपात 40 की है। तो इसका जो लक्ष्य है संस्थागत प्रसव की दर को बढ़ाना है, बिल्कुल ठीक बात है। इस योजना में नगद सहायता का प्रावधान है, बिल्कुल है। और इसका लक्ष्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है, ठीक बात है। लेकिन जो डी ऑप्शन है वो गलत है, केंद्र राज्य की भागीदारी 60 और 40 की नहीं 50-50 की है। तो ऑप्शन सी डी आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? अब हमको विटामिन देखने हैं, विटामिन दिए हैं, कौन सा विटामिन है जो हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? विटामिन डी जो हड्डियों के लिए आवश्यक होता है, शरीर सनलाइट से हमें मिलता है। विटामिन ए आंखों के लिए होता है, बिल्कुल। और विटामिन बी बहुत सारे विटामिन के अलग अलग काम है, बी बहुत सारे विटामिन में बटा हुआ है, तो
इसके अलग अलग अपने अपने काम हैं हर किसी के। और विटामिन ए प्रजनन के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए है त्वचा और आंखों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूमिका की पहचान से मौलिक रूप से संबंध विकास तथा उन्नति की अवस्था है। अब आपको बताना है भूमिका की पहचान से मौलिक रूप। भूमिका की पहचान मतलब ये हो गया कि आपकी क्या भूमिका है, क्या आपकी क्या पहचान है, आपकी आइडेंटिटी की बात हो रही है। आपके समाज में क्या आपका रूप है, रवैया है। मौलिक रूप से संबंध विकास एवं तथा उन्नति की अवस्था है। आपके देखो मौखिक अवस्था, मातृत्व अवस्था, जननांगी अवस्था, अव्यक्तता अवस्था। बिल्कुल जननांगी अवस्था इसलिए है इसमें क्योंकि आपके समाज कहीं ना कहीं आपकी फैमिली से जानता है आपको, और जो आपकी भूमिका की पहचान है लिंग है आपकी, सॉरी फैमिली नहीं, जो आपकी लिंग है उससे आपको जानते हैं ये स्त्री है ये पुरुष है। तो भूमिका का यहाँ पे तात्पर्य आपकी लिंग से है, तो जननांगी अवस्था है। स्त्री और पुरुष का मतलब है, जननांगी मतलब होता है आपके जनन अंगों से है कि स्त्री और पुरुष जो आपकी भूमिका है उसका पता कैसे चलता है, तो आपके जनन अंगों से पता चलता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। प्री एक्लेम्पसिया वाली एक गर्भवती रोगी को मैग्नीशियम सल्फेट दिया जा रहा है। मैग्नीशियम सल्फेट विषाक्तता की संभावना में तैयार रहने के लिए नर्स को बिस्तर के पास क्या रखना चाहिए। अब इसमें ये बोला गया है कि जो प्री एक्लेम्पसिया है, गर्भवती है, उसको मैग्नीशियम सल्फेट दिया जा रहा है, ठीक है ना। अब इसका कहीं विषाक्तता वाला प्रभाव ना हो, तैयार विषाक्तता ना होने लग जाए बॉडी में, तो तुरंत नर्स को क्या रखना चाहिए, ऐसी क्या वस्तु रखनी चाहिए जिससे जो क्या कहते हैं मैग्नीशियम सल्फेट है इसका प्रभाव कम किया जाए। तो नेलाइन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, सक्शन उपकरण नहीं, कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है जो मैग्नीशियम सल्फेट के जो प्रभाव को कम करता है, तो अगर विषाक्तता वो बॉडी में बढ़ाएगा तो कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या है इसको कम कर देगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीर्य में जीवित शुक्राणुओं का उपस्थित होना कहलाता है। तो जो वीर्य होता है मतलब जेंट्स में होता है, उनमें जो शुक्राणु होते हैं उनका अनुपस्थित होना, सॉरी उपस्थित नहीं अनुपस्थित होना बोला गया है। तो अनुपस्थित होना क्या कहलाता है वो हम लोग को बताना है। तो जो इसका राइट आंसर है एंजियोस्पर्मिया है। एंजियोस्पर्मिया क्या होता है कि इसमें शुक्राणु की संख्या होती है नहीं रह जाती है। वीर्य में जो शुक्राणु होते हैं वो ना के बराबर या नहीं होते हैं, तो उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्मिया। और ऑप्शन जो आपका बी और सी है आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ऑप्शन डी पे हम सीधे आते हैं, ओल्गोस्पर्मिया, टेट्राजूस्पर्मिया और एल्गोजूस्पर्मिया कुछ नहीं है, एल्गोस्पर्मिया पे आते हैं। ऑप्शन डी पे हम लोग अपना, इसमें क्या होता है जो जीवित शुक्राणु होते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है दोनों ही स्थितियों में। एंजियोस्पर्मिया और एल्गोस्पर्मिया में स्त्री जो है गर्भ धारण नहीं कर सकती क्योंकि इसमें शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम हो जाती है दोनों स्थितियों में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माँ में नर्स द्वारा किस जोखिम की निगरानी की जानी चाहिए जिसने अभी अभी प्लेसेंटा प्रीविया के साथ गर्भावस्था के बाद नवजात शिशु को जन्म दिया। तो इसमें क्या होता है कि जो गर्भ होता है उसका आकार इतना बड़ा हो जाता है कि वो प्लेसेंटा प्रीविया को ढक लेता है, ठीक है ना। तो जब प्लेसेंटा प्रीविया को ढक लेगा तो कहीं ना कहीं नसों के ब्लास्ट होने का संभावना रहती है। जब बच्चा बाहर आ जाता है, जन्म हो जाता है बच्चे का, तो जो इतना ज़्यादा खिंचाव होता है बॉडी में कि उनके पास नसों के फटने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो नर्स उस चीज़ की क्या है निगरानी करेगी। उस अवस्था को क्या बोलते हैं, तो उस अवस्था को बोलते हैं हेमोरेज, ठीक है ना। तो आप अवस्था संक्रमण, क्रोनिक हाइपरटेंशन बिल्कुल नहीं, छोटी नसों में रक्त के छोटे छोटे थक्के बनना नहीं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, हेमोरेज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतिम को सर्वप्रथम रखना जन केंद्रित विकास का मार्गदर्शी दर्शन है, ये किसने प्रतिपादित किया। तो अंतिम को सर्वप्रथम रखना मतलब हो गया कि गरीब को सर्वोच्च रखना। जैसे कोई सुविधा आती है सरकारी, तो ये नहीं है कि ऊपरी वर्ग ही खा गया, तो सबसे पहले गरीब को प्रोवाइड कराओ, उसके बाद उससे निचले स्तर, उससे थोड़ा उच्च स्तर को, उसके बाद उससे उच्च स्तर को, उसके बाद सर्वोच्च स्तर को। मतलब ये हो गया कि कोई भी योजना आती है, कुछ भी आए तो सबसे पहले गरीब तक पहुँचे। तो अंतिम को सर्वप्रथम रखना कॉन्सेप्ट है। तो वो किसका है आपको ये बताना है। तो ये पॉल लीगन्स का नहीं है, एवरेस्ट रोजर्स का भी नहीं है, स्पेंसर हेच का भी नहीं है, रॉबर्ट चैम्बर्स का है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। रॉबर्ट चैम्बर्स भी एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, तो इन्होंने गरीबी का अध्ययन किया है। वह सिद्धांत जो अनुकृति अथवा प्रेक्षण ज्ञान पर बल देता है कहलाता है। तो आपको सिद्धांत आपके सामने हैं, आपको बताना है अनुकृति और प्रेक्षण के ज्ञान पर कौन सा सिद्धांत बल देता है। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं अपने ऑप्शन। मनोसामाजिक सिद्धांत आपको पता है एरिक एरिक्सन ने दिया है, और साथ साथ में जो मैं बोल रही हूँ अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो नोट करते चलिए, क्योंकि मैं इनके साथ साथ में आपको जो बाल मनोविज्ञानी हैं उनके नाम भी बताते चल रही हूँ किस किसने सिद्धांत दिया। तो मनोसामाजिक सिद्धांत जो है वो एरिक एरिक्सन ने दिया, साइकोसेक्सुअल सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया, और सामाजिक सीख का सिद्धांत जो अनुकृति और प्रेक्षण ज्ञान का सिद्धांत है ना, वो ऑप्शन सी इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। और जो ऑप्शन डी है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, लेव बायोत्स्की ने दिया है, ठीक है ना।
इतने अजीब क्रिटिकल नेम है, लेकिन फिलहाल इतना भी अजीब नहीं लगता। CDP पढ़ते पढ़ते अब तो हैबिट हो गई है, कभी कभार हो जाता है। लेब बायोट्स्की, ठीक है ना। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया है, तो किसने विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया है हम लोग को ये बताना है। हरलाक ने नहीं दिया है, गेसिल ने भी नहीं दिया है, हेविंगहस्ट ने दिया है, पॉलो ने नहीं दिया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन में, हेविंगहस्ट। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आपको फैक्ट याद करने पड़ेंगे, जहाँ मुझे ज़रूरत लग रही है मैं आपको समझाते चल रही हूँ। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है ना। और हमारे क्विज़ के लिए टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएँ। ज़्यादा समय नहीं गवाते, क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष होती है, तो संदर्भ व्यक्ति का मतलब अब आप ये समझ लीजिए संदर्भ व्यक्ति होता क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये संदर्भ व्यक्ति के बारे में पता होगा, तभी हम लोग सही आंसर कर पाएंगे। तो संदर्भ व्यक्ति उस व्यक्ति को कहते हैं जो युवा हो, कुशल हो, कार्यशील हो। उस आयु को बोलते हैं कि इस व्यक्ति की ऐसी कौन सी आयु होती है जो कुशल कार्य कर सके, समाज में रह के कुशल कार्य होता है, कार्य करने में सक्षम होता है। तो आपको सही देखो, 20 से पहले इंसान नॉलेजेबल नहीं होता है, उसको इतना नॉलेज नहीं होती है। 25 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 20 से 40 वर्ष का आयु जो होता है, 20 से 39 दे रखा है, तो 20 से 39 वर्ष की जो आयु होती है काम करने के लिए परफेक्ट होती है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संदर्भ व्यक्ति की आयु 20 से 39 वर्ष होती है, सही है। नवजात के समय जन्म के समय नवजात शिशु के रोने से श्वसन क्रिया आरंभ होती है, रक्त प्रवाह उत्तेजित होता है, निर्देशित होता है कि वह भूखा है, निर्देशित होता है कि वह दर्द में है। तो लास्ट के दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाते हैं, आपको भी पता है। रक्त प्रवाह पहले चल रहा होता है, श्वसन क्रिया आरंभ हो जाती है। फेफड़े जैसे वो रोता है, फेफड़े फूल जाते हैं और उसमें क्या है, श्वसन आरंभ हो जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्लास के बाद रिव्यू देना ना भूला करें, प्लीज़ रिव्यू दिया करें। अगर मुझसे कोई मिस्टेक होती है, कुछ भी आपको लग रहा है कि मुझे इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में वो आपको इम्प्रूवमेंट दिख जाएगा। अगर ऐसा कुछ भी लग रहा है मेरे से तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, वरना आप टेलीग्राम चैनल पर मुझे बोल सकते हैं। बहुत लोग डेली एडवाइस देते हैं कि मैम ऐसा है, तो वो चीज़ें मैं करती हूँ, फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, आगे भी करूँगी। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा देश के कितने राज्यों में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। तो आपको फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन के बारे में पता होना चाहिए पहले तो, और नहीं पता है तो इसके बारे में हम लोग एक जो चलाएंगे संस्थाओं की क्लास, तो उसमें हम लोग समझ लेंगे अच्छे से। बाकी इसके बारे में कितने राज्यों में सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, तो 18 राज्य हैं, 18 स्टेट हैं। तो इसको हम लोग को फैक्ट की तरह याद करना है, 18 स्टेट हैं, बस ऐसे ही। और जानना, जब हम लोग इसको पढ़ेंगे फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो इसके स्टेट के नाम भी जान लेंगे कि कौन कौन से 18 स्टेट हैं। सिरके में होता है, तो आपके सामने 4 एसिड के प्रकार दे रखे हैं, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा सिरके में होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले सिट्रिक अम्ल जान लेते हैं। सिट्रिक अम्ल किस में होता है, तो नींबू, संतरा, खट्टे फलों में होता है सिट्रिक अम्ल, ठीक है ना। लैक्टिक अम्ल हमारा दूध में पाया जाता है, आप लोग को पता होगा, लैक्टिक अम्ल दूध में है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ज़्यादा हार्ड अम्ल होता है, ये कहीं ना कहीं जलाने वाला, जो तेजाब जैसा वाला होता है वो होता है, ज्वालामुखी के उद्गार वगैरह से निकलता है, रासायनिक प्रयोगों में यूज होता है। और जो डी है तो एसिटिक अम्ल, वही है सिरका, सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूध का आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु है। अब आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु पता होना चाहिए क्वेश्चन सही करने के लिए। तो आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु का मतलब होता है कि ऐसा दूध का वह स्तर जिसमें उसकी निम्न घुलनशीलता हो, किसी चीज़ को घोलने में वह सबसे निम्न हो। तो जब वह 4.6 डिग्री मतलब रहेगा, ऐसे 4.6 डिग्री के टेम्परेचर पे रहेगा दूध, तो उसमें घुलनशीलता जो है वो सबसे कम होगी। तो घुलनशीलता सबसे कम होना ही आइसोइलेक्ट्रिक कहलाता है, ठीक है ना। तो इसमें 6.6 नहीं, 5.6 भी नहीं, 4.6 राइट आंसर है, 5.2 भी नहीं, ठीक है, 4.6 राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस उम्र के बच्चों का आरंभिक वजन दोगुना हो जाता है। तो आपको बताना है कि बच्चा अपनी उम्र का दुगना किस उम्र में हो जाता है, 3 माह में, 6 माह में, 9 माह में, 12 माह में। तो बच्चा 6 माह में हो अपने जन्म के वजन का दुगना हो जाता है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन इसका बी सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनाज का एक एक्सचेंज देता है। अब आपको एक एक्सचेंज पता होना चाहिए क्या है और क्या देता है एक एक्सचेंज। तो एक डोज है एक्सचेंज, एक मात्रा दे रखी है, तो वो आपको कितना ऊर्जा देती है वो आपको बतानी है कि अनाज का एक एक्सचेंज अगर आप लेते हैं तो वो आपको कितना कैलोरी ऊर्जा देगी। तो 100 कैलोरी नहीं देती है, 70 कैलोरी भी नहीं देती है, 50 कैलोरी राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डबल हो गया शायद। चुकंदर में पाया जाने वाला वर्णक है, तो वर्णक की बात कर लेते हैं। चुकंदर में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो एंथोजेनिन नहीं, बीटालिन सी पाया जाता है। तो ज़्यादा ऑप्शंस में नहीं पढ़ते हैं। बीटालिन हम लोग को पता है क्लोरोफिल पौधों में पाया जाता है, और बीटालिन ऑप्शन बी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निर्जलीकरण अंतरिक्ष भोजन डैश डैश मिलाकर पुनः बनाया जाता है। तो निर्जलीकृत मतलब जिसमें पानी ना हो, अंतरिक्ष में भोजन करा जा रहा है, तो उसमें ऐसा क्या मिलाया जाए कि खाना है जो नॉर्मल हो जाए। तो उस चीज़ को बताना है आपको। ठंडा जल, गर्म जल, गुनगुना जल, अत्यंत गर्म जल। तो जो खाना होता है उसमें आपको गुनगुना जल मिलाना रहता है। हम लोग अपनी किचन में भी अगर काम करते हैं तो हमको पता है कि जब खाने में या दाल में पानी की मात्रा कम रह जाती है तो हम लोग हल्का गुनगुना पानी उसमें मिला देते हैं, जिससे कि क्या है उसकी कंटेंसी अच्छी हो जाए, तो है ना, उसका टेक्सचर ठीक हो जाए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, गुनगुना पानी मिलाते हैं। तो ऑप्शन सी ही इसका सही राइट आंसर हो जाएगा, गुनगुना पानी या गुनगुना जल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कच्चा माल या संसाधित माल पाते ही उसका उपयोग किए जाने की पद्धति है। तो ये पहले तो हम लोग को पता होना चाहिए। पता क्यों आपको ये चीज़ पढ़नी पड़ रही है। अब इस क्वेश्चन का समझ लीजिए, क्वेश्चन क्यों आपको पढ़ना पड़ रहा है। इस क्वेश्चन का एक ही मोटो है कि अगर आप कोई संस्था चलाते हैं, छोटा मोटा, अगर कोई ऐसे गांव में जो होते हैं लेडीज़ चलाती हैं, गृह उद्योग बोलते हैं, कुटीर उद्योग बोलते हैं, जो पापड़ बनाने वाली लोग पापड़ बनाते हैं, बड़ी बनाने का उद्योग चलाते हैं, तो उन सबसे संबंधित है। तो पहले अब हम लोग इसका राइट आंसर पहले उसको समझ लेते हैं, फिर मैं इस चीज़ को डिफाइन करूँगी। तो FFI नहीं, FIF भी नहीं, FIFO होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। लेकिन FIFO है क्या, इसका फुल फॉर्म अभी हम लोग देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट का मतलब समझ लीजिए कि पहले आइए पहले बाहर करिए। जो चीज़ पहले आई है उसको पहले बाहर करो, और जो चीज़ बाद में आई है उसको स्टोर करो। घर में भी अगर हमारे यहाँ कुछ चीज़ मार्केट से खरीद के आती है तो बोलते हैं पहले पुराना वाला फिनिश करो, नया वाला बाद में उपयोग किया जाएगा, है ना। तो हमारे किचन के लिए भी इस क्वेश्चन का कहीं ना कहीं यूज़ है, तो इसलिए इसको बताया गया। तो FIFO का मतलब आपको समझ आ गया होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब अगर कोई आप काम कर रहे हैं तो जो पहले संसाधन है, कच्चा माल जो पहले आया है उसको पहले ख़त्म करिए, उसको पहले बाहर करिए, और जो अभी आया है उसको रोक के रखिए। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आपका राइट आंसर हो जाएगा FIFO। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बालक सावधान होगा जब वह समझेगा डैश डैश से समझेगा। तो एक बालक जब जानवरों का खतरा, खेलना, चित्रकारी, देवा स्वप्न। बिल्कुल, जानवरों का खतरा वह जब ही समझेगा जब वह सावधान वह जब ही होगा जब वह जानवरों का खतरा समझेगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इतने अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे तो आप लोग टॉप कर जाओगे, मुझे पता है। बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं आप लोग, और ऐसे क्वेश्चन फिलहाल तो पेपर में मिलने की उम्मीद। 20% क्वेश्चन तो ईजी आते हैं पेपर में, बाकी 80% में ही कंपटीशन होता है। उसके लिए ही हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हम लोग को वहाँ भी अच्छे से कर पाएँ। दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, क्रीम निकालने के लिए, खमीर खत्म करने के लिए, विटामिन को बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। बहुत इसमें सोचने वाली बात है नहीं, ऑप्शन ए ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है आपका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा पदार्थ खाद्य संरक्षण में प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोइट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट। तो इसका जो राइट आंसर है सोडियम बेंजोइट है। चार वगैरह को संरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोइट प्रयोग किया जाता है। बाकी जो एसिड हैं वो गलाने वाले हैं। तो सोडियम बेंजोइट का कहीं ना कहीं हम लोग फार्मूला भी जान लेते हैं। अगर इस फॉर्म में ना लिख के आके फार्मूला की फॉर्म में आपके क्वेश्चन में लिख के आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए इसका। तो इसका फार्मूला है C7H5 Na और O2। ठीक है ना, C7H5 NaO2। तो इसका सोडियम बेंजोइट का फार्मूला है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसलिए पेपर में अगर नाम ना लिख के आके पेपर को टफ करने की कोशिश की गई तो फार्मूला आपसे फार्मूला पूछा भी जा सकता है डायरेक्ट, और नहीं पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन की जगह पे ये फार्मूला सोडियम बेंजोइट का नाम ना लिख के फार्मूला रख दिया जाएगा। तो आप इसको याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शल्य क्रियात्मक प्रसव के लिए माँ को दी गई स्थिति है। शल्य क्रियात्मक प्रसव का मतलब होता है कि जब डॉक्टर जो प्रसव करते हैं उसकी बात हो रही है, उपकरणों के द्वारा कमर के नीचे तकिया के साथ सुपाइन स्थिति, अर्ध फॉलर स्थिति, पेट केबल, पाशर की स्थिति। तो जो कमर के नीचे तकिया रख के नीचे का हिस्सा ऊंचा किया जाता है तो इसलिए किया जाता है, तो इसे सुपाइन स्थिति बोलते हैं। सुपाइन स्थिति का मतलब होता है बीच का हिस्सा उठाना रहता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो। तो आपका ऑप्शन ए क्या है? सही हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कमर के नीचे सुपाइन स्थिति। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड्रोमेट्रियोसिस की सामान्य जगह है। तो एंड्रोमेट्रियोसिस क्या है? तो ये जानना चाहिए हम लोग को। जो एंडोमेट्रियम लाइन होती है उसकी बात हो रही है कि तो ये क्या होता है? कोशिकाओं का एक संग्रह होता है ना। तो ओवरी में तो होता है, लेकिन क्या सामान्य जगह है? क्या इसका एक एक्यूरेट प्लेस बताना है हम लोग को। पाउच ऑफ डगलस हिस्टेरेक्टोमी के बनने बाद
बनने वाला उदरीय स्कार, उपयुक्त सभी। तो पाउच ऑफ डगलस जो होता है कोशिकाओं का संग्रह होता है, एंड्रोमेट्रियोसिस बोलते हैं उसको, तो पाउच ऑफ डगलस ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 व सूची 2 में दिए गए विकार और समस्या संबंधित को सम्मिलित कीजिए। बीमारी दी हुई है एक साइड विकार दिए हैं, इन सबको हम लोग को मिलाना है। तो एमनेसिया क्या होता है? एमनेसिया में क्या होता है, इंसान के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, जो उसको याद रखने की क्षमता नहीं रह जाती। तो आपका क्या है, देख लेते हैं इधर ऑप्शन में कहीं कुछ ऐसा है, तो ऑप्शन एफ में स्मृति की हानि है। ठीक है, दिया रखा है, तो इसको हम लोग एक टिक कर लेंगे। एनोरेक्सिया नर्वोसा की मतलब है कि जो इंसान है वो पतला होने के लिए इतना अपने आप को सोचने लगता है, तो वह भूखा रहना शुरू कर देता है। ठीक है ना, तो इसको स्वयं भूखे रहना, तो ऑप्शन 2 इसका हो जाएगा। और डिस्फेजिया क्या है? भाषा की विच्छिति है, भाषा बोलने में जो क्या कहते हैं दोष होता है उसको बोलते हैं डिस्फेजिया, मिला देते हैं। न्यूरोसिस कहीं ना कहीं क्या है, तो ये क्या कहते हैं माइंड से रिलेटेड है न्यूरोसिस। तो आमतौर पर व्यग्र होना मतलब जो दिमाग से संबंधित है उसमें व्यग्रता आ जाती है। तो जहाँ पे न्यूरो आएगा आप समझ जाइए माइंड से रिलेटेड कुछ है। ठीक है ना। और ADHD हाइपर एक्टिविटी को ही रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं अपने। 1 का F, हाँ ठीक है। 2 का E, मतलब इतने ज़्यादा क्रिटिकल दे रखे हैं। और 3rd का D, हाँ ठीक है। तो आपका हाँ इसमें दे रखा नीचे, अच्छा। और लास्ट का न्यूरोसिस 4 का A, तो यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा मानवमिति पोषण स्तर निर्धारण की विधि नहीं है? मानवमिति पोषण स्तर का निर्धारण की विधि नहीं है, वो बतानी है हम लोग को। MUAC रक्तचाप, लंबाई, कमर की परिधि। तो मानवमिति पोषण मापना है, उसका रक्तचाप से कोई मतलब नहीं है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा रक्तचाप। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। शीघ्र सेवा रेस्तरां अपने मेन्यू की पौष्टिकता इस पर बताते हैं। मेन्यू कार्ड, प्रदर्शन बोर्ड, वेबसाइट, ईमेल। तो जो शीघ्र सेवा रेस्टोरेंट होते हैं तो अपनी किस में सेवाएं बताते हैं? जब जोमेटो है, स्विगी है, क्या है, वेबसाइट्स है ना। तो इनका मेन्यू कार्ड से कोई लेना देना नहीं है। मेन्यू कार्ड तो जब हम लोग जाते हैं होटल में बैठ के खाना खाने तब वहाँ आता है। प्रदर्शन बोर्ड भी नहीं लगाता और ईमेल भी नहीं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। वेबसाइट होती है इनकी एक, उस वेबसाइट पे लोग अपना बताते हैं कि स्विगी पे अभी ये अवेलेबल है, जोमेटो पे ये अवेलेबल है, पिज्जा हट पे ये, तो आप लोग क्या उस हिसाब से अपना देखते हैं। चेचक का टीका निम्न में से किसने खोजा? तो आपको पता होगा, चेचक का भी हम लोगों ने शायद अभी जल्दी में पढ़ा भी था कि चेचक का टीका सबसे पहले खोजा जाने वाला टीका भी शायद हाँ चेचक का ही था। एडवर्ड जेनर ने खोजा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। बहुत सोचने वाली बात है नहीं, गाय में सबसे पहले चेचक इन्होंने देखा था तो फिर उन्होंने खोजा था। ठीक है ना। गाय आगे देखते हैं। डायपर चकत्ता के होने का कारण क्या है? डायपर चकत्ता मतलब बच्चा है छोटा, उसको डायपर पहनाया जा रहा है, उस पर स्पॉट पड़ जाते हैं, तो इसका क्या मतलब है? ईस्ट संक्रमण, वायरस संक्रमण, हेलिमिंथ, प्रोटोजोयल संक्रमण। तो जो ईस्ट का संक्रमण होता है कहीं ना कहीं वो बताता है फंगल इन्फेक्शन हुआ होता है ईस्ट के द्वारा, तो वो बताता है बच्चा गीले में रहता है बहुत टाइम तक, तो उसको बच्चे को समस्या हो जाती है, तो डायपर पे चकत्ता नजर आने लग जाता है। तो ऑप्शन ए आपका ठीक हो जाएगा, ईस्ट संक्रमण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भ्रूण की आंतरिक परत को क्या कहते हैं? कोरियन, नाभि रज्जु, गर्भनाल, एमनियन। तो आपको पता है एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वो एमनियन झिल्ली में भरा रहता है, तो उस परत को क्या बोलते हैं? एमनियन बोलते हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भ्रूणावस्था रहती है गर्भधारण से 2 सप्ताह तक, 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक, 8 सप्ताह से 24 सप्ताह तक और 8 सप्ताह से जन्म तक। तो जो भ्रूणावस्था होती है वो 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक रहती है, आप लोग को पता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिंबावस्था है गर्भाधान से 2 सप्ताह तक, तीसरे सप्ताह से दूसरे माह तक, तीसरे माह से प्रारंभ से जन्म लेने तक और स्त्री कांडाणु। तो डिंबावस्था क्या है? गर्भाधान से 2 सप्ताह तक होती है, 15 दिन तक की अवधि होती है इसकी, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है? तो स्त्री प्रोजेस्टेरॉन, गर्भाशय, डिंब ग्रंथि, डिंब वाहिनी। तो प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है वो जेंट्स में रिलीज होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, बाकी तीनों क्या है स्त्रियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण करवाना चाहिए। प्रति सप्ताह, माह में 2 बार, माह में 1 बार, माह में 3 बार। तो आपको ये चीज़ बताई गई है कि स्त्री को कब करवाना चाहिए।
7 माह में, तो प्रथम 7 माह में एक बार जरूर जाना चाहिए। वैसे तो पूरी गर्भावस्था में 4 बार जरूर करवाना चाहिए, लेकिन अगर इसमें प्रत्येक 7 माह तक पूछा गया तो माह में मिनिमम एक बार तो होना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है, माह में एक बार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेनेडिक्ट रॉथ स्पायरोमीटर नापने का एक यंत्र है। तो जो बेनेडिक्ट रॉथ है स्पायरोमीटर, वो क्या नापता है? CDA को नापने का, BMI को नापने का, BMR को नापने का, MMR को नापने का। तो BMR नापते हैं हम लोग, ठीक है ना बेटा, बॉडी मेटाबॉलिक रेट मापते हैं इससे, बेनेडिक्ट रॉथ स्पायरोमीटर से BMR को मापते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैलोरी इकाई है VMR की, BMI की, गर्माहट की, तापक्रम की। तो आपको पता होना चाहिए कैलोरी किसकी इकाई है। तो कैलोरी एक टेम्परेचर है, ताप की इकाई है। तो सी हो जाएगा, गर्माहट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसिटामिनोफेन विषाक्तता जो सबसे आम दवा है, इनमें से किसकी विफलता का कारण है? तो क्या है, किसकी विफलता का कारण होता है कि जो एसिटामिनोफेन जो दवाई है वो देने से एक जो रोग अंग है वो विफल हो जाता है। तो फेफड़े, किडनी, लीवर, मस्तिष्क। तो लीवर जो है उस सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है इससे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। जब बच्चे की बुद्धि तीव्रता से बाधित हो, उसके शरीर पर कम उपचर्म, वसा और मांसपेशियां होती हैं, ऐसी स्थिति। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं क्वेश्चन को। हाँ देखते हैं। जब बच्चे की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो, उसके शरीर पर कम उपचर्म, वसा और मांसपेशियां होती हैं, ऐसी स्थिति को कहते हैं। मतलब बच्चे की क्या है, जो तीव्रता है वो बाधित हो रही है, हड्डियाँ जो उसके फैट नहीं है उसकी बॉडी में, मांसपेशियां बहुत कम है, दुबला पतला है, उस स्थिति को क्या कहते हैं? सूखा रोग होता है। क्वेश्चन स्कर्वी वेरी वेरी बिल्कुल नहीं, सूखा रोग है। सूखा रोग के सिम्टम्स हैं हमें। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है कुपोषण की दशा में, मोटापे की दशा में, उच्च रक्तचाप में, रक्ताल्पता में। तो कब दिया जाता है? तो उच्च प्रोटीन आहार जो होता है कुपोषण की दशा में दिया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन तो किस चीज़ को परिभाषित किया गया है? तो पोषण विज्ञान को होता है। शरीर में भोजन जो होता है, भोजन का अध्ययन पोषण विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो पोषण होता है, उसे पोषण कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। सीवेज शुद्धिकरण के लिए जैविक क्रिया की विधि है। सीवेज यानी कि जो टैंक होते हैं उनकी बात हो रही है। तो उसमें क्या होता है, क्या चीज़? सेप्टिक टैंक, कृत स्लज प्रक्रिया, सीवेज फॉर्मिंग, उपयुक्त सभी। तो सभी होते हैं सीवेज की शुद्धिकरण, मतलब जो पाइपलाइन सीवेज बिछे हुए होते हैं शहरों में, उनकी बात हो रही है। तो उपयुक्त सभी इसके लिए सही है। नाम बर्ताव यानी कि आचरण को दिया गया है जब दोहराया जाता है तो स्वचालित हो जाता है। मतलब एक बर्ताव है जिसको नाम दिया गया है कि जो दोहराया जाता है तो स्वचालित हो जाता है। मतलब एक इंसान होता है कि वो एक चीज़ को बार बार रिपीट करता है, उसके कहीं ना कहीं बर्ताव में है। तो उसे कार्यसूची कहेंगे, जिद कहेंगे, गति कहेंगे, आदत कहेंगे। कोई एक इंसान है, इसकी एक चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो इसकी आदत में आ गया है ना, तो उसको आदत बोलते हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तितलियां मछलियों के उस घटक का नाम बताइए। सॉरी, तेलिए, मैंने तितलियां पढ़ लिया। तेलीय मछलियों के उस घटक का नाम बताइए जो कि बच्चों में मस्तिष्क के विकास में मदद करता है। तो बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए कौन सा आवश्यक होता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है आवश्यक। तो बहुत ऑप्शंस में नहीं फंसते हैं, ऑप्शन पे आ जाते हैं अपना, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ऑप्शन ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आहार चिकित्सा में इनमें से किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है? आहार चिकित्सा में बताना है कि किसकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। डॉक्टर, डाइटिशियन, नर्स, गृहिणी। तो जो डाइटिशियन होगा उसको आहार चिकित्सा के बारे में नॉलेज होगी। डॉक्टर ने डाइटिशियन नहीं है, वो उसने डाइट थेरेपी नहीं पढ़ी है कि क्या डाइट के थ्रू देना है। डाइटिशियन होता है, अच्छे हॉस्पिटल्स में आप जब जाएंगे तो जो मरीज को खाना भी प्रोवाइड कराते हैं तो वहाँ एक डाइटिशियन होता है, वो पूरा डाइट चार्ट बनाता है कि आपको डेली ये चीज़ देनी चाहिए, आपको इतनी मात्रा मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आहार चिकित्सा का जो होता है तो वो डाइटिशियन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वस्तुनिष्ठ परीक्षण मुख्यतः आधारित होते हैं स्मरण पर, चिंतन शक्ति पर, सृजनात्मकता पर, लेखन कौशल पर। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो होते हैं किस पे आधारित होते हैं? तो स्मरण पर आधारित होते हैं।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक ही आयु में तुतलाना आरंभ करते हैं, जो ये दर्शाता है कि ये व्यवहार प्रभावित होता है इसके द्वारा। मॉडलिंग, प्रबलन, परिपक्वन, पर्यावरण। तो कहीं ना कहीं ये प्रबलन के द्वारा है, इन्फोर्समेंट के द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि समाज में सबके साथ ये चीज़ हो रही है ना, तो इसलिए तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा इसका, प्रबलन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तनाव ये संचारण के लिए अवरोध है। तनाव ये संचारण के लिए अवरोध है, तो इसमें क्या चीज़ है? सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, भौतिक। तो तनाव ये संचारण के लिए मनोवैज्ञानिक अवरोध है। क्यों? क्योंकि तनाव तो हमारे दिमाग में है ना, कोई जीवन में तो ऐसा नहीं है कोई बाहर से हमको मार पीट रहा है, नहीं, दिमाग में है हमारी वो चीज़, तो मनोवैज्ञानिक है, मन में है हमारी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इंसान को तनाव कहाँ से होता है? उसके दिमाग से होता है, उसके मन से होता है, ओवर थिंकिंग जो होती है माइंड से होती है। जो आप लोग को भी अपने पेपर को लेके ओवर थिंकिंग है, इतना सब चल रहा है, होगा नहीं होगा, नहीं होगा होगा, तो ये सब क्या आपके मनोवैज्ञानिक है। ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है। ठोस है, पूरक है, भोज्य हुई मछली, मसले हुए फल, मसला हुआ अंडा और जल। तो जो पूरक आहार हम लोगों को बताना है वो कौन सा भोज्य पदार्थ नहीं है, तो जल है। जल एक लिक्विड है जो कि भोज्य पदार्थ में नहीं आता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिशुओं को पूरक आहार देना प्रारंभ करना चाहिए, तो किस आयु से शिशुओं को पूरक आहार देना प्रारंभ करना चाहिए? 3 माह की आयु से, 5 माह की आयु से, 4 माह की आयु से, 6 माह की आयु से। तो आपको पता है अन्नप्राशन संस्कार जो होता है 6 माह की आयु में होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। प्रभावी संचार की भाषा संबंधी बाधा है। अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग, कठिन शब्दों का प्रयोग, सरल शब्दों का प्रयोग। सी है, ए और बी दोनों, तो बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परामर्श का उद्देश्य होता है रोगी की समस्याओं को सुनना, रोगी की आवश्यकताओं को पहचानना, मुख्य समस्या पर ध्यान केंद्रित करना, उपयुक्त सभी। तो परामर्श क्या होता है? तो परामर्श जो है उपयुक्त सभी है। रोगी की समस्याओं को आप सुनेंगे भी, उसकी आवश्यकताओं को भी पहचानेंगे, मुख्य समस्या पे भी ध्यान केंद्रित करेंगे, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनिसेफ के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? तो यूनिसेफ के जो सदस्य राष्ट्र हैं उनकी संख्या बतानी है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत फंसना नहीं है। 190 है इसकी संख्या, तो हम लोग 190 पे सीधे टिक करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वर्तमान में विश्व की कुल प्रजनन दर कितनी है? पूरे वर्ल्ड की बतानी है, हमें केवल भारत की नहीं बतानी है, पूरे वर्ल्ड की बतानी है प्रजनन दर। तो 2.4 है। आप ये भी फैक्ट का क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। 2.4 है वर्ल्ड की जो जनसंख्या प्रजनन दर है, उसकी बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना कब की गई? तो रेड क्रॉस समिति आपको पता है 1863 में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है ना। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। आज की क्लास यहीं तक के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छी लगे तो कमेंट भी करिए, और क्विज अटेंड करने जरूर आइएगा ग्रुप में सभी लोग। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।